सेविका का नाम ये कंबोधीलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी नाइन के सभी दर्शकों को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज साल का पहला मनी सेंट्रल बेहद खास खबरों के विश्लेषण के लिए मनी नाइन के एडिटर अंशुमान तिवारी जी मेरे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका और आपको भी नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि आज के शो में क्या खास है। आज के शो में एक चीज बड़ी खास ये है कि आज हम आपकी शुरुआत करेंगे इस शो की कुछ ऐसे बदलावों के साथ जो इस 1 तारीख से इस नए साल से हुए हैं। सबसे पहले आपको देंगे ये जानकारी नए साल में हुए कौन से जरूरी बदलाव जो आपकी जेब पर, आपकी प्लानिंग पर, आपके फाइनेंसेस पर असर डालेंगे। इसके बाद रवि की बुआई में गिरावट कितनी बड़ी चिंता, अब ये साल की सबसे बड़ी चिंता बनने जा रही है क्योंकि बुआई लगातार पिछड़ रही है। पैदावार कितनी होगी इस पर टिका है। दक्षिण में चिंताएं कैसी उभर रही हैं पिछले हफ्ते हमने आपको बताया। तो अब ये देखना होगा कि रवि की पैदावार अगर नहीं सुधरती है, जो कि सुधरने के चांसेस अब बहुत कम है, तो ये पूरे साल क्या खाद्य महंगाई बड़ी चिंता बनके उभरेगी, इस पर चर्चा करेंगे। पर्सनल लोन लेकर 3 पत्ती खेल रहे थे लोग। जी हाँ, पर्सनल लोन लेकर 3 पत्ती रमी जैसे गेम खेल रहे थे, ऐसी आशंका है, ऐसा शक है आरबीआई को। क्या कुछ निकला इस रिपोर्ट में और ऐसा कर क्यों रहे थे, इससे असर क्या होगा ये जानेंगे। दिन की सबसे बड़ी खबर होगी आयकर विभाग ने 30 लाख लोगों को भेजा नोटिस। जी हां, 30 लाख लोगों को आयकर विभाग की ओर से नोटिस भेजा गया। क्यों भेजा गया, क्या पूछा गया, ये जानेंगे। छोटी बचत योजनाओं पर क्यों नहीं बढ़ी ब्याज दरें, 1-2 पर बढ़ी, ज्यादातर पर नहीं बढ़ी। क्यों नहीं बढ़ी, जब कर्ज अभी सस्ता नहीं होना है, एफडी पर ब्याज दरें बैंक बढ़ा रहे हैं, तो सरकार ने क्यों नहीं बढ़ाई, ये जानेंगे। इसके बाद डिस्कॉम्स को उभारने के लिए एक और कोशिश सरकार की तरफ से, ये बीते कुछ वर्षों में तीसरी कोशिश की गई है। क्या नई कोशिश है, क्यों की गई है, क्या असर होगा, ये सब कुछ जानेंगे। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा, आज शुरुआत हम करेंगे उन बदलावों के साथ जो नए साल के साथ हो रहे हैं। अगर आपने बैंक लॉकर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं तो इस साल आपका लॉकर फ्रीज हो सकता है। आधार कार्ड में ऑनलाइन कोई भी बदलाव करने पर 50 रुपए का शुल्क आपको देना होगा। अभी तक ये सुविधा फ्री थी। एनपीसीआई ने उन ग्राहकों की यूपीआई आईडी बंद करने को कहा है जिन्होंने 1 साल या उससे अधिक समय से उसका इस्तेमाल नहीं किया है। तो अगर आपने कई बैंकों की यूपीआई आईडी बना रखी है और आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो मानिए 1 जनवरी से ऐसी सभी यूपीआई आईडी को ब्लॉक करना शुरू कर दिया जाएगा। नया सिम कार्ड पाने के लिए जनवरी से आधार के जरिए डिजिटल केवाईसी की प्रक्रिया शुरू होगी। हाथ के हाथ आधार कार्ड लेकर जाइए, एक्टिवेट सिम लेकर आ जाइए। बीमा कंपनियां एक निर्धारित प्रारूप में पॉलिसी की नियम, शर्तें और विशेषताओं को आसान भाषा में समझाएंगी। आईआरडीआई ने जो कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट होती है उसमें बदलाव को कहा कि बहुत छोटे छोटे अक्षरों में बहुत डॉट और स्टार लगाकर टर्म कंडीशन ना बताइए, सीधे सीधे एक इंफॉर्मेशन शीट पर लिखिए, ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा। अब शुरुआत पहली खबर के साथ जो सीधी जुड़ी है आपकी थाली से, महंगाई से, रोटी से। देश में रबी की खेती का सीजन लगभग खत्म हो गया है और इस साल खेती पिछले साल के मुकाबले 16 लाख हेक्टेयर से ज्यादा पिछड़ी हुई है। अधिकतर मार चने पर, गेहूं पर और रबी धान की खेती पर पड़ी है। कृषि मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 29 दिसंबर तक देश भर में करीब 630 लाख हेक्टेयर में रबी की खेती दर्ज की गई है। पिछले साल इस दौरान 646 लाख हेक्टेयर से ज्यादा में फसल लग चुकी थी। इस साल चने का रकबा करीब 9 लाख हेक्टेयर, गेहूं का 4 लाख हेक्टेयर और रबी धान का 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जो रकबा है वो घटा हुआ है। सर, क्या इशारा कर रही है रबी की ये गिरती हुई बुआई? साल के पहले मनी सेंट्रल में आप सबका स्वागत है। हम खबरों की प्रक्रिया उसी तरह से शुरू करें जैसे हर साल करते हैं और लगातार आप मनी सेंट्रल देखते चले आ रहे हैं क्योंकि साल का पहला दिन है और इस पहले दिन 3 बड़े काम और ज़रूरी काम आपको ज़रूर करने चाहिए और इसके बाद फिर इस खबर के बुलेटिन को सुनना चाहिए। सुनने के बाद तुरंत करना चाहिए। पहली चीज़ ये कि जाकर ये देखें कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस आपकी ज़रूरतों के हिसाब से पर्याप्त है कि नहीं। पर्याप्त हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए हम कह रहे हैं कि पिछले साल हमने दहाई के अंकों में इन्फ्लेशन देखी है पूरे मेडिकल सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर में। तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो सकता है एक सामान्य डेंगू बुखार का किसी अस्पताल में इलाज कराने के लिए भी पर्याप्त ना हो, तो इसलिए अपने हेल्थ इंश्योरेंस को पर्याप्त है कि नहीं उसे देख लें। दूसरी चीज़ ये कि शेयर बाजार में पिछले साल में सब कुछ बदला, काफ़ी अच्छे रिटर्न आए।
साल की शुरुआत में अगर पहले ही हफ्ते में आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को नए सिरे से देखेंगे तो अच्छा रहेगा। अपने पूरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को नए सिरे से देखिए, अपना कैश स्टेटमेंट पढ़िए, जानने की कोशिश करिए कि आपने सही जगह पैसा लगा रखा है कि नहीं। अगले साल शेयर बाजार में जो उतार चढ़ाव होंगे उस हिसाब से आपका पोर्टफोलियो तैयार होना चाहिए। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है, बैंक जाइए, अपनी एफडी चेक करिए कि आपकी सारी एफडी ऊंची ब्याज दरों वाली है कि नहीं है, या आपका पैसा किसी ऐसी एफडी में फंसा है जिसमें कम ब्याज दर मिल रही। इन 3 चीज़ों का ध्यान साल की शुरुआत में ज़रूर रख लीजिए। और उसके बाद हम आते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर। रबी की फसल को लेकर सरकार के भीतर और सरकार के बाहर और अर्थव्यवस्था में चिंताएं गहरा रही हैं। हमने आपको बताया था कि साल की दूसरी तिमाही के जो आंकड़े आए थे, जिसमें भारत की आर्थिक विकास दर 7% से ऊपर नजर आई थी, उसमें भी भारत की कृषि विकास दर 18 क्वार्टर के न्यूनतम स्तर पर थी। और अब रबी की बुवाई 16 लाख हेक्टेयर पिछड़ने के बाद इस बात का लगभग आसार बन चुके हैं कि साल की दूसरी, तीसरी और चौथी तिमाही में भारत की कृषि विकास दर कमजोर और गिरी हुई रहेगी। और इस रबी की बुआई की वजह से इस साल का पूरा जीडीपी का आकलन बदल सकता है साल के अंत तक जाते जाते। ये तो हुई इकोनॉमिस्ट्स के लिए, अर्थशास्त्रियों के लिए और सरकार की बात। हमारे आपके लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अगले 6 महीनों में जो भारत में अनाज की महंगाई, जो पहले से दहाई के अंकों में है, पिछले 1 साल से दहाई के अंकों में, उस पर दबाव और ज़्यादा बढ़ने वाला है। धान के बाद गेहूं दूसरी बड़ी फसल है जिसके उत्पादन में अब कमी लगभग तय दिखाई दे रही है। एक नई अजीब चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। रिजर्व बैंक को यह शक है कि कई लोग ऐसे थे जो अनसिक्योर्ड लोन का इस्तेमाल 3 पत्ती, रमी, लूडो जैसे ऑनलाइन गेम्स में कर रहे थे। इससे इस बात का संकेत मिलता है, क्या ऐसा हुआ था कि ऑनलाइन गेम के पूरे कारोबार को कर्ज लेकर फाइनेंस किया जा रहा था? अगर ऐसा था तो ये बड़ा रिस्की था। क्या मतलब है सर, क्या मायने हैं इस खबर के? शुभम, इसी सप्ताह का इकोनॉमिकम आपने संडे को मनी 9 के सुपर ऐप पर देखा होगा, जिसमें हमने इस तरफ इशारा किया था कि लोग तब भी नहीं सुधरते, नहीं सीखते। रिजर्व बैंक की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई, एफएसआर रिपोर्ट आई, उसमें इस तरीके के संकेत मिले कि भारत में अनसिक्योर्ड लोन लेकर लोगों ने क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन लेकर लूडो, ऑनलाइन क्रिकेट, 3 पत्ती, रमी और क्रिप्टो में निवेश किया। इससे ज़्यादा बड़ी आर्थिक सुसाइड या आत्महत्या नहीं हो सकती कि आप कर्ज पर पैसा लेकर गैम्बलिंग में और बेटिंग में पैसा लगा रहे हैं। और इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि भारत में शुभम अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बचत करने से पहले ही कर्ज लेना शुरू कर दिया है। यानी उनके पास अपनी सेविंग्स नहीं है, उनके पास इमरजेंसी फंड्स नहीं है, पर वो कर्ज लेकर इस जगह पैसा लगा रहे हैं। यह भी पता चला कि इसमें अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनकी आयु 40 साल से कम की है। यानी 40 साल से कम के लोगों ने पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल इन गेम्स में पैसा लगाने के लिए किया है। अब जब आंकड़े खुलकर सामने आ रहे हैं तो पिछले साल जो इन गेम्स में की डिमांड में बढ़ोतरी हुई, इनमें जो पैसा लगाया गया, उसमें रिजर्व बैंक को शक है कि एक बड़ा पैसा बैंकों के अनसिक्योर्ड लोन का, पर्सनल लोन का और क्रेडिट कार्ड के लोन का गया हुआ है। और ये बेहद खतरनाक परिस्थिति है। और शायद यही एक वजह रही थी कि अक्टूबर में अचानक रिजर्व बैंक को अपना नजरिया बदलना पड़ा और बैंकों को अनसिक्योर्ड लोन रोकने के लिए बाध्य करना पड़ा और उन पर सख्ती करनी पड़ी कि वो अनसिक्योर्ड लोन सीमित करें। ये एक और महत्वपूर्ण नसीहत है इस साल की कि बाजार में इतना महंगा कर्ज होने के बाद भी लोग इस कर्ज का इस्तेमाल अपनी आय बढ़ाने के लिए, अपने खर्चे कम करने के लिए नहीं, बल्कि जुआ खेलने के लिए, गैम्बलिंग के लिए कर रहे हैं। और ये चुनौती आने वाले समय में उन लोगों को और ज़्यादा दिखाई देगी जिनकी वित्तीय साक्षरता, जिनकी वित्तीय समझ सीमित है। तो इसलिए यदि आप और आपके आसपास भी किसी ने ऐसा किया है तो उसे ढूंढिए और उसे बताइए कि ये वित्तीय बाजार में इससे बड़ा नुकसान और अपना नुकसान करने का कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता कि आप कर्ज लेकर 3 पत्ती और रमी खेल रहे हैं। भारतीय ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की तरफ से स्पॉट मार्केट में तेल खरीद के बढ़ते ट्रेंड को देखते हुए संसदीय समिति ने सरकारी तेल कंपनियों को कहा है कि वे इस ट्रेंड पर ना चलें और तेल खरीद की अपनी नीति को योजनाबद्ध करें। पेट्रोलियम मंत्रालय उन तेल कंपनियों का ऑडिट भी कर सकता है जो विदेशी बाजार में स्पॉट मार्केट पे तेल खरीद रही हैं। सर, क्या मतलब है इस खबर का? भारत के तेल कंपनियों की तरफ से ये समस्या बहुत पुरानी है और ये आज की नहीं, लगभग 1 दशक पुरानी समस्या। मुझे याद है कि सीएजी की 15-16 साल पहले एक रिपोर्ट आई थी और पार्लियामेंट्री कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी कि भारत की तेल कंपनियां लंबे समय के लिए तेल के सौदे नहीं करती, हेजिंग नहीं करती और स्पॉट पर तेल खरीदती हैं। 2023 के
दौरान तेल कंपनियों ने जितना ऑयल इंपोर्ट किया उसमें से 35 से 40% तेल स्पॉट पर खरीदा। स्पॉट पर खरीदारी का मतलब है कि अगर उनको तेल एक महीने बाद चाहिए तो आज के मार्केट से खरीद लिया, जबकि कच्चे तेल का पूरा मार्केट फ्यूचर्स का मार्केट है, हेज करने का मार्केट है कंपनी। और जबकि 2017-18 में जब तेल की कीमतें कम थी तब ये 25% के पास खरीद थी। यानी आप देखिए भारत की तेल कंपनियों ने उस समय में स्पॉट से तेल खरीदना शुरू किया, सबसे ज्यादा महंगा तेल था। और इसलिए भारत की संसदीय समिति ने तेल कंपनियों से इस बात पर सवाल पूछा है कि इसकी जांच की जाए कि आखिर तेल कंपनियां ये ऐसा क्यों कर रही थी, किसके फायदे के लिए ऐसा किया जा रहा था। तेल की डिमांड लोगों को पता है भारत में कितनी, तेल कंपनियों के पास उन्हें जानकारी है कि कितना कच्चा तेल की मांग होगी, भारत में कितनी खपत है, और इस आधार पर लंबे समय के लिए सौदे किए जाने चाहिए। तो इसकी जांच होगी, ऑडिट होगा, तो पता चलेगा कि आखिर तेल कंपनियों की तरफ से ये फैसले कौन ले रहा था। दूसरी और महत्वपूर्ण बात ये कि संसदीय समिति की तरफ से एक सिफारिश और कही गई है कि केवल ब्रेंट क्रूड पर ही क्यों निर्भर रहा जाए, बाकी जो मल्टीपल ग्रेड के क्रूड हैं, मुर्बन क्रूड है और बाकी क्रूड है, उनका भी इस्तेमाल किया जाए। भारत ने अभी यूराल ग्रेड का क्रूड खरीदा पूरे साल, और उस यूराल ग्रेड के क्रूड का इस्तेमाल भारतीय रिफाइनरीज ने किया और उसके आधार पर उस कच्चे तेल की रिफाइनिंग की। तो दूसरी बात यह कहेगी कि केवल ब्रेंट पर निर्भरता सीमित की जानी चाहिए। लेकिन ये जांच बहुत जरूरी है, क्योंकि तेल कंपनियां अगर स्पॉट पर महंगा तेल खरीदेंगी तो अंततः उसकी कीमत हमें आपको चुकानी पड़ेगी पेट्रोल डीजल के महंगे दरों के तौर पर। लाल सागर में तनाव बढ़ने की वजह से उस रास्ते तेल की आवाजाही बंद होने की आशंका बढ़ गई है। हाल ही में अमेरिका ने लाल सागर में हूती विद्रोहियों की नाव को निशाना बनाया है। अमेरिकी हमले से हूती विद्रोहियों की 3 नावें डूब गई हैं। बढ़ते तनाव की वजह से दुनिया की दिग्गज शिपिंग कंपनी मार्क्स ने 48 घंटे के लिए अपनी सभी शिपिंग लाइंस को बंद कर दिया। इस बीच भारत में रूस से इंपोर्ट होने वाले कच्चे तेल में भी गिरावट देखने को मिली है। दिसंबर के दौरान भारत में रूस से जितना तेल आयात हुआ वह 11 महीने का सबसे निचला स्तर है। सर, ताज़ा विवाद के बाद ट्रैफिक पर क्या असर हुआ? अब वापस लाल सागर में गतिविधियां फिर शिपिंग लाइंस को प्रभावित करने वाली स्थितियों में पहुंच गई हैं। हमने आपको पिछले सप्ताह बताया था जब साल के अंतिम मनी सेंट्रल में कि केवल मार्क्स एक ऐसी कंपनी थी जो शिपिंग लाइन थी जिसने ये रिस्क लेते हुए भी अपनी सीमित आधार पर अपनी शिपिंग सेवाएं इस रास्ते से चलाने की तैयारी की थी। लेकिन अमेरिका की तरफ से जब हूती सैनिकों की या हूती विद्रोहियों के बोट्स पर हमले हुए, उसके बाद लाल सागर की परिस्थिति देखते हुए मार्क्स ने भी अपनी सेवाएं उस हिस्से में बंद कर दी हैं। इसके अलावा दुनिया की सारी बड़ी शिपिंग कंपनियों ने फिलहाल रेड सी और स्वेज वाला जो रूट है उस रूट पर अपनी शिपिंग सेवाएं रोक रखी हैं। करीब 60% ट्रैफिक ऐसा पता चल रहा है शिपिंग का, वो डाइवर्ट हो गया है अब अफ्रीका की साइड में, यानी केप ऑफ गुड होप से होकर जाने की तैयारी कर रहा है। और ये आमतौर पर इसका असर हमें भारत और दुनिया के बाजारों पर अगले 1 महीने के दौरान दिखाई देगा, क्योंकि ये जो लंबा रास्ता जिसमें 30 से 35 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे, इसका असर हमें शिपिंग की कीमतों पर, सामानों की आवाजाही पर और किल्लत के तौर पर नजर आएगा। खासतौर पर कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति पर असर पड़ने की सबसे ज़्यादा संभावना है। भारत के 10 टॉप व्यापार साझेदारों में से 9 व्यापार साझेदार ऐसे हैं जिनके साथ भारत का व्यापार घाटे में है, यानी उन देशों से इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है और भारत से उनको एक्सपोर्ट कम हो रहा है। टॉप 10 देशों में सिर्फ अमेरिका ही एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत का व्यापार सरप्लस में है। अमेरिका के साथ भारत का सालाना व्यापार करीब $20 अरब के सरप्लस पर है। सर, विदेश व्यापार के ये आंकड़े क्या बताते हैं, इनको कैसे समझा जाए? पहले हम देखें कि भारत के विदेश व्यापार की वास्तविक तस्वीर क्या है। यह समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे बहुत कुछ चीज़ें निर्भर होती हैं। अमेरिका को छोड़ दिया है तो चीन, यूनाइटेड अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, जितने भी बड़े व्यापार भागीदार हैं, इनमें भारत एक्सपोर्ट कम करता है और इंपोर्ट ज़्यादा करता है। जबकि हम लगातार सुनते चले आ रहे हैं कि भारत को एक्सपोर्ट सुपर पावर और भारत का निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर पहुँचाने की ज़रूरत है। चीन सबसे बड़ा व्यापार पार्टनर है, डेफिसिट $51 बिलियन के आसपास है, 51.11 बिलियन के आसपास है। यूनाइटेड अरब अमीरात $6 बिलियन के आसपास का डेफिसिट है, 6 से 7 बिलियन का अमीरात के साथ, जिसके साथ हम तेल का ट्रेड करते हैं। इसके अलावा अगर आप रशिया देखें, इराक देखें, सऊदी अरबिया देखें, इंडोनेशिया देखें, कोरिया, हांगकांग, सिंगापुर, इन सब के साथ भारत का ट्रेड बैलेंस निगेटिव है। अब आपको समझ में आया कि भारतीय रुपए के ग्राहक क्यों नहीं मिलते दुनिया में। हम जब बार बार इस पर चर्चाएं होती थी पिछले साल, तो हम आपको लगातार बता रहे थे कि भारतीय रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण की कोशिशें सफल नहीं होंगी, क्योंकि भारत के पास निर्यात करने के लिए नहीं है और आयात करने के लिए ज़्यादा है। भारत के पास ऐसे उत्पाद नहीं है जो इन देशों में खरीदे जा सकें, जबकि भारत के पास इन देशों से आयात करने के लिए काफ़ी कुछ है। और इसलिए पूरा का पूरा व्यापार संतुलन इन देशों के पक्ष में है। और जिस देश की मुद्रा
इंपोर्टिंग मुद्रा हो जाती है उसे अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड में स्थापित करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भारत अगर कोई भुगतान रुपए में करेगा भी तो उस देश को वापस कुछ खरीदने के लिए आपके पास होना चाहिए और बेचने के लिए कुछ होना चाहिए। और इसलिए भारतीय रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण की मुहिम बार बार कोशिशों के बाद भी असफल होती है। उसका सच, उसकी वास्तविकता यहाँ छिपी हुई है कि भारत के जो 10 बड़े ट्रेड पार्टनर हैं उनमें से 9 पार्टनर्स खुद से भारत इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा है, एक्सपोर्ट कम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। आयकर विभाग ने करीब 30 लाख लोगों को नोटिस भेजा है जिनकी कमाई और आयकर रिटर्न के बीच मेल नहीं खा रहा। ये नोटिस ईमेल या मोबाइल मैसेज के जरिए भेजे गए। 31 दिसंबर क्योंकि रिवाइज रिटर्न दाखिल करने के लिए अंतिम तारीख थी, ऐसे में अब आयकर विभाग की तरफ से नोटिस भेजे जा रहे हैं। सर, क्या कहा गया इन नोटिस में? सबसे बड़ी संख्या में साल की शुरुआत बहुत सारे लोगों के मोबाइल मैसेज पर या मोबाइल पर ईमेल पर टैक्स रिटर्न को लेकर आए हुए नोटिस सूचनाओं से हुई होगी। अगर आपने नए साल की शुभकामनाओं के संदेश की भीड़ में ये मैसेजेस मिस कर दिए हैं तो अपने मोबाइल फ़ोन में जाकर उन्हें दोबारा पढ़ ज़रूर लीजिए, अपने ईमेल पर देख लीजिए। 30 लाख लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मैसेज भेजे हैं। इसका मतलब यह है कि जो इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल किए गए थे सामान्य साइकिल के तहत जुलाई के बाद, उनकी स्क्रूटनी पूरी हो चुकी है और ये अपने आप में हाल फिलहाल के वर्षों में सबसे बड़ा एक मुश्त नोटिस भेजने की प्रक्रिया है, जिसमें टीडीएस में और उनकी आय में, यानी उन्होंने जो आय भरी थी और उनका जो टीडीएस काटा गया था उसके बीच में बड़ा मिसमैच पाया गया है। और अब इन लोगों को स्पष्ट करना होगा कि उनकी वास्तविक आय कितनी थी। इस बात का भी संकेत मिल रहा है नोटिस से कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अन्य स्रोतों से जो जानकारियां जुटाई थी, एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न से, पैन की ट्रैकिंग से, उससे भी पता चला है कि बहुत सारे लोगों ने अपने रिटर्न्स में अपनी सही आय घोषित नहीं की है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष की जनवरी से मार्च तिमाही के लिए सुकन्या समृद्धि योजना और 3 साल की टर्म डिपॉजिट की ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। सुकन्या समृद्धि योजना पर मौजूदा ब्याज दर 8% से बढ़ाकर 8.2% और 3 साल की टर्म डिपॉजिट पर 7 से बढ़ाकर 7.1% कर दिया है। अन्य स्मॉल सेविंग स्कीम पर ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया गया। पीपीएफ की ब्याज दर लंबे समय से 7.1% पर स्थिर बनी हुई है। सर, क्यों नहीं की गई बढ़ोतरी बाकी योजनाओं में? ये चौंकाने वाला फैसला था। हालांकि ऐसा उम्मीद की जा रही थी कि जब एफडी के रेट बढ़े हैं और बाकी चीज़ों में बढ़ोतरी हुई है तो सरकार को ब्याज दरों में बढ़ोतरी करनी चाहिए थी। केवल सुकन्या समृद्धि में बढ़ाएगी, पर सुकन्या समृद्धि निवेशकों के लिहाज से बहुत उत्साहवर्धक या बहुत अच्छी स्कीम नहीं है, क्योंकि इसमें लंबा लॉक इन होता है। बच्ची के नाम से अगर इसमें निवेश किया जाता है तो 18 साल और 21 साल के लॉक इन के बाद इससे पैसा निकाला जा सकता है। बाकी जो स्कीमें थी उनको ऐसा ही रखा गया। आमतौर पर सरकार के पास एक फार्मूला है, उस फार्मूले के तहत छोटी बचत स्कीमों की ब्याज दरों को सरकार के 10 साल के बॉन्ड से बेंचमार्क किया जाता है। और सरकार के 10 साल के बॉन्ड में, यानी सरकार बैंकों को जो बॉन्ड बेचकर जो कर्ज लेती है और उस पर जो ब्याज का भुगतान करती, उसी भुगतान को बेंचमार्क करते हुए छोटी बचत स्कीमों पर भी ब्याज दरें तय की जाती, क्योंकि ये भी एक किस्म का कर्ज है जो सरकार हमसे, आपसे, बचतकर्ताओं से अपने खर्च के लिए ले रही होती है। लेकिन सरकार के 10 साल के बॉन्ड की दरों में बढ़ोतरी के बाद भी सरकार ने छोटी बचत योजनाओं को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया, कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं की इस तिमाही के लिए। और ये जो नई दरें घोषित की गई, ये इस तिमाही में 31 मार्च तक लागू रहेंगी। इससे दो चीज़ें महत्वपूर्ण दिखाई देती हैं कि सरकार का एक तो राजकोषीय संतुलन बिगड़ा हुआ है, दबाव में है, जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। कर्ज भी बढ़ा हुआ है और इसलिए ब्याज का भुगतान नहीं बढ़ने दिया जा रहा था, देने की कोशिश है। और दूसरी चीज़ें सरकार ये भी समझ रही है, वित्त मंत्रालय को ये भी समझ में आ रहा है कि चूंकि एफडी और बाकी जगह ब्याज के विकल्प अच्छे मिल रहे हैं तो लोग वहाँ बेहतर ढंग से निवेश कर पाएंगे। लेकिन भारतीय बचतों के लिए ये समय थोड़ा ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। सर, बचतों के ताजे आंकड़े क्या बता रहे हैं? बेहद चौंकाने वाले हैं। आपको एक तरफ शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी के 20% के आसपास के रिटर्न के, गोल्ड में 13% के रिटर्न के आंकड़े मिले जो वास्तविक थे, जो सही थे, और बाजार में वो तेजी दिखाई दी। लेकिन एक और आंकड़ा आया इसके पीछे जो सुर्खियों में नहीं था। भारत के परिवारों की जो बचत थी, नेट बचत, हाउस होल्ड सेविंग, वो जीडीपी के 5.1% पर आ गई घटकर। जीडीपी के तुलना में नेट हाउस होल्ड सेविंग्स का मतलब है कर्ज निकालने के बाद जितनी शुद्ध बचत बचती है, वो शुद्ध बचत केवल 5.1% रह गई। ये, और इसी आंकड़े में रिजर्व बैंक ने यह भी बताया कि भारतीय परिवारों की
के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ा और उनका जो डेट टू इनकम रेशियो 48% के आसपास पहुंच गया। ये बेहद खतरनाक स्थिति और भारत के हाल फिलहाल के दशकों में भारत के परिवारों की इतनी कम बचत पहली बार देखी गई है। शुद्ध बचत इतनी कम देखी गई, इसके कई सारे बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, परिवारों के लिए, भविष्य की सेविंग्स के लिए। ऐसी सूरत में सरकार की तरफ से ये उम्मीद की जाना लाजिमी है कि उसे बचतों को प्रोत्साहन देना चाहिए। पर आपने देखा पिछले साल के बजट में बचतों को कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। सरकार ने इनकम टैक्स की जो वैकल्पिक योजना घोषित की वो बचतों को कोई प्रोत्साहन नहीं देती और वो जो अल्टरनेटिव स्कीम है उसमें केवल टैक्स की दरें कम की जा रही। और अब बचतों को जो थोड़ा बहुत प्रोत्साहन बाजार में उपलब्ध है वो ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कारण है। और जब ब्याज दरों में कमी शुरू होगी, जिसकी मांग लगातार की जा रही है, डिमांड की जा रही है, और अगले एक छमाही में या अगले एक साल के भीतर अगर बैंकों में ब्याज दरें कम होती हैं, छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें कम होती हैं, तो फिर ये बचत और कमज़ोर होगी, क्योंकि बचतों के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं रहेगा। और इसका असर सरकार के अपने खजाने के लिए भी, सरकार के अपने के कर्ज कार्यक्रम के लिए भी इसका असर काफ़ी नकारात्मक है। जीएसटी कलेक्शन में अहम योगदान देने वाले राज्य गुजरात में जीएसटी चोरी भी लगातार बढ़ रही है। बीते 4.5 वर्षों में जीएसटी में चोरी 515% बढ़ गई है गुजरात में। वित्त मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक 23-24 के दौरान अक्टूबर तक गुजरात में 12,066 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी पता चली, जबकि वित्त वर्ष 19-20 में ये आंकड़ा 1959 करोड़ रुपए का हुआ करता था। फिर सर, जीएसटी से फ़ायदा क्या? अगर चोरी वैसी की वैसी ही है, जीएसटी तो लाया भी गया था, जो तमाम उसमें उद्देश्य थे उसमें ये भी था कर चोरी रुकेगी। पिछले 4 साल में जीएसटी को लेकर, जीएसटी में इवेजन किया, जीएसटी में चोरी के जो मामले जिस तरह से निकलकर सामने आए वो सब चौंकाते हैं। और ये बताते हैं कि जीएसटी का पूरा सिस्टम, जिसे ये माना गया था कि इवेजन प्रूफ है, इसे धोखा देना और इससे टैक्स चोरी करना असंभव है, क्योंकि इसमें पूरा एक जीएसटीएन है, आईटी नेटवर्क है, लेकिन सब उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। अकेले गुजरात, जो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर है और मैन्युफैक्चरिंग का हब है, वहाँ 515% के इवेजन के मामले निकले हैं। और पिछले पूरे साल हम आपको बताते रहे, 2023 में आधार कार्ड बनाकर, फर्जी कंपनियां बनाकर, फर्जी क्रेडिट लेकर जीएसटी में रिकॉर्ड टैक्स की चोरी हुई। और ये बता रही है कि जीएसटी के पूरे ढांचे में कहीं ना कहीं कुछ बड़े लूप होल्स हैं, कुछ बड़े छेद हैं जिन्हें भर पाने में नाकामी हुई है। और इसी परिस्थिति में ये भी सरकार के भीतर या बाकी उद्योग के भीतर ये भी चर्चाएं कि जीएसटी के आने के बाद हमें महंगाई पर भी कोई बड़ा असर नहीं दिखाई दिया। महंगाई कम होने के तौर पर जीएसटी का कोई प्रभाव नहीं दिखाई दिया। और अगर ये सिस्टम आसान हुआ या सहज हुआ तो फिर से टैक्स चोरी नहीं बढ़नी चाहिए थी। अब चूंकि सरकार चुनाव में जा रही है तो टैक्स सुधार वरीयता में नहीं होंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि अगले साल के मध्य में एक बार इस पर फिर से विचार होगा। फिनांस कमीशन बन गया है, उम्मीद है कि फिनांस कमीशन भी इस बात पर ध्यान देगा कि जीएसटी का कामकाज किस तरह से चल रहा है। जब फिनांस कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस आएंगे तो उसमें इस बात को शामिल किया जाना चाहिए आदर्श परिस्थिति में कि वो फिनांस कमीशन जीएसटी के अनुपालन की समीक्षा भी करे और ये भी बताए कि भारत में ये जो नया टैक्स रिफॉर्म था इससे क्या क्या फायदे हुए और क्या क्या नुकसान हुए। बिजली वितरण का काम करने वाली सरकारी कंपनी यानी पीएसयू डिस्कॉम्स को सरकार से आर्थिक मदद मिल सकती है। सरकार इन कंपनियों को आर्थिक सहायता देने के लिए दूसरे चरण की योजना बना रही है। सरकार ने 2022 में 5 वर्षों के लिए रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर स्कीम लॉन्च की थी, जिसका मकसद डिस्कॉम्स को आर्थिक तौर पर उभारना था। सर, क्यों लानी पड़ी फिर स्कीम? तीसरी स्कीम आ रही है भारत की बिजली वितरण कंपनियों को उभारने के लिए। उदय स्कीम आपको याद होगी, जब 2014 में सरकार बदली थी और नई सरकार आई थी तो उदय स्कीम काफ़ी शोर शराबे से जारी की गई थी और कहा गया था कि भारतीय डिस्कॉम्स के जितने घाटे हैं उनको दूर कर दिया जाएगा और उन घाटों को बजटों पर ट्रांसफर किया गया। राज्यों के बजट से संकट में आए पर डिस्कॉम्स की समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसके बाद 2022 में कोविड के बाद सरकार ने RDSS नाम की एक स्कीम लागू की थी, इसमें 3 लाख करोड़ रुपए की सहायता डिस्कॉम्स को, बिजली वितरण कंपनियों को दी गई थी और अभी भी स्थिति नहीं सुधरी है। पिछले 10 साल में भारत के इलेक्ट्रिसिटी सुधार या बिजली सुधारों की असफलता अपने आप में दस्तावेजी हो चुकी है। अगर आप ध्यान से देखें तो पिछले 10 साल में तमाम कोशिशों के बाद भी बिजली वितरण की परिस्थिति नहीं सुधरती, इसके सुधार नहीं ठीक होते और ये ऐसी मर्ज है बिजली वितरण कंपनियों की, बिजली बोर्ड बंद करके उन्हें बिजली वितरण कंपनियों में बदल दिया गया पर इनके घाटे दूर ही नहीं होते। ये तीसरा मौका है जब सरकार को 10 साल के अपने कार्यकाल में, इस सरकार को अपने कार्यकाल में तीसरी बार फिर एक नई डिस्कॉम की फिनांसिंग स्कीम लाने की कोशिश करनी पड़ रही, जिससे फिर इन्हें मदद दी जाएगी। समस्या वही पुरानी है।
बिजली वितरण कंपनियां बिजली खरीदती हैं और वितरण करती हैं, पर जब वितरण के बिल वसूलने का मौका आता है, जब उनके दरें तय करने का मौका आता है, तो सरकारें सामने बीच में खड़ी हो जाती हैं। सरकारें सबसे बड़ा उधार रखे हुए हैं। सरकारें समय पर बिजली वितरण कंपनियों को पैसा नहीं चुकाती। बिजली वितरण कंपनियां बिजली बनाने वाली कंपनियों को पैसा नहीं देती और बिजली बनाने वाली कंपनियां कोयला कंपनियों को पैसा नहीं देती। और ये दुष्चक्र, ये कुचक्र खत्म ही नहीं हो रहा है और इसमें पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर की फिनांसिंग अब कोलैप्स करती जा रही है। पहले कभी बजट डूबते हैं, कभी बैंकों को पैसा देना पड़ता। आपको याद होगा कोविड के बाद सरकार को हस्तक्षेप करके बैंकों से कहना पड़ा था कि वो बिजली वितरण कंपनियों को लंबे समय तक के लिए क्रेडिट दें। अब ये परिस्थिति हो गई कि फिर एक बार बजट से पैसा देने की तैयारी की जा रही। हो सकता है अंतरिम बजट में इस स्कीम की घोषणा की जाए, जो कि तीसरी पुनरुद्धार बेल आउट स्कीम होगी डिस्कॉम कंपनियों के लिए। आगे बढ़ते हैं मनी सेंट्रल झटपट की ओर। अमेरिका से अखरोट आयात पर टैक्स की कटौती के बाद आयात बढ़कर 2 गुने से ज़्यादा हो गया। इस साल सितंबर से नवंबर के दौरान अमेरिका से भारत में 3,578 टन कैलिफोर्निया अखरोट का आयात हुआ है, जबकि पिछले साल इस दौरान 1,496 टन कैलिफोर्निया अखरोट का इंपोर्ट हुआ था। भारत ने सितंबर की शुरुआत में अमेरिका से अखरोट इंपोर्ट पर अतिरिक्त टैक्स हटा दिया था, जिसके बाद इंपोर्ट में बढ़ोतरी हुई है। देश में अलग अलग राज्यों में घोषित की जा रही मुफ्त योजनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को आगाह किया है। मुख्य सचिवों को कहा गया है कि वे सत्तारूढ़ दल को मुफ्त योजनाओं से दूर रहने के लिए जागरूक करें। केंद्र सरकार ने मुख्य सचिवों को ये भी कहा है कि मुफ्त योजनाओं के बजाय अपने राज्य में पूंजीगत खर्च को बढ़ाएं। केंद्र सरकार ने नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया है। पनगड़िया की नियुक्ति को लेकर रविवार को वित्त मंत्रालय की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। पनगड़िया जनवरी 2015 से अगस्त 2017 के दौरान नीति आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं। इसके बाद वे G20 शेरपा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और अप्रैल 2023 में उन्हें नालंदा विश्वविद्यालय का चांसलर नियुक्त किया गया था। यूपीआई का संचालन करने वाली संस्था नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने शेयर बाजार के सेकेंडरी मार्केट में शेयर ट्रेड को लेकर ठीक उसी तरीके की व्यवस्था आपको मंजूरी दी है जिस तरह व्यवस्था आईपीओ यानी प्राइमरी मार्केट में लागू है। इस व्यवस्था को अस्बा ASBA कहा जाता है। इसके तहत शेयर ट्रेड के लिए इस्तेमाल होने वाली रकम ट्रेड करने वाले ग्राहक के खाते में फ्रीज रहेगी। ब्रोकर को उस पैसे का एक्सेस नहीं होगा। सर, कोई टिप्पणी आप? ये जो सरकार ने राज्य सरकारों के लिए फिर से चीफ सेक्रेटरीज को चिट्ठी भेजी, उसके और केंद्र सरकार की सब्सिडी की नीति में एक बड़ा अंतर्विरोध दिखता है। शुभम, ऐसा लग रहा है कि सरकार कहना कुछ चाह रही है, कहे कुछ रही है। जब अभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई तो उसने भी सब्सिडी सिलेंडर कम करने के लिए राजस्थान में सिलेंडर आधी कीमत पर देने की और इस तरीके की घोषणाएं की। इससे पहले जब कॉन्फ्रेंस हुई थी चीफ सेक्रेटरी की, उसमें केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था कि अच्छी सब्सिडी और खराब सब्सिडी कौन कौन सी है। ये कहा गया कि साहब अगर स्कूल जाने वाली बच्चियों को ट्रांसपोर्ट दिया जाता है, साइकिल दी जाती है, बाइसिकल दी जाती है, तो ये वेलफेयर स्कीम है, ये कल्याणकारी स्कीम है। अगर फ्री ड्रिंकिंग वाटर दिया जाता है तो कल्याणकारी स्कीम है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कल्याणकारी स्कीम नहीं है या इसमें सब्सिडी है। ये स्पष्टता नहीं है। जब भी सरकारें चुनाव में जाती हैं, वो किसी पार्टी की सरकारें हों, वो इसी तरीके की घोषणाएं करती हैं और बाद में पलटकर जब सरकार खजाने की तरफ बैठती है तो ये सुझाव देती है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। पर इस चेतावनी में अब थोड़ी ज़्यादा गंभीरता दिखाई दे रही है। इस नई चेतावनी में पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे उदाहरण दिए गए हैं। पाकिस्तान पर अभी काफ़ी सख्ती के साथ IMF ने खर्च नियंत्रित करने की बात कही और ये कहा है कि पाकिस्तान अपने खर्च को नियंत्रित करे। सरकार कहीं ना कहीं महसूस कर रही है कि खर्च बेहात हो रहा है। रिकॉर्ड बोरोइंग इस साल भी सरकार करने जा रही है। IMF ने भारत में सरकार के कर्ज को लेकर कड़ी चेतावनियां दी हैं, लेकिन इस बीच चुनाव जीतने के लिए वही तरीके, वही तौर तरीके, उसी तरीके की स्कीम बार बार हर सरकार, हर राजनीतिक दल घोषित करता है और ये अंतर्विरोध अभी भी दूर होता नहीं दिखाई दे रहा और हम फिर बड़े चुनावों की तरफ जा रहे हैं। देखना होगा कि जितनी बात केंद्र सरकार ने पिछले 1 साल में फ्रीवीज को लेकर कही है, अगले वाल के अंतरिम बजट में उसमें से कितनी चीजें लागू की जाती हैं या फिर सब कुछ खत्म हो जाता है और अगले अंतरिम बजट में फिर कोई बड़ी फ्रीबी, बड़ी स्कीम घोषित कर दी जाती है। देखना होगा, फिंगर्स क्रॉस्ड है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का, इस पूरी चिट्ठी के भीतर की बात यह है कि सरकार को IMF की चेतावनी डरा रही है। भीतर से सरकार को अपने खजाने की परिस्थिति को लेकर अब चिंता महसूस हो रही है। तो ये था हमारा आज का मनी सेंटर। कल फिर आएंगे नए संस्करण के साथ। आप बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार। ऐसे ही का